पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लिया और हेयर ट्रांसप्लांट का कंसल्टेशन हमारे से किया। हमने उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, पर इन द एंड एक जो इम्पोर्टेंट सवाल उनका रह जाता है कि डोनर एरिया का क्या। ये जो क्या है, ये कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पूरी जर्नी है डोनर एरिया की पूरे हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डोनर एरिया के बारे में। आइडियल डोनर एरिया क्या होता है, किस तरीके से हम डोनर एरिया के हीलिंग में आपको असिस्ट करते हैं और किन चीज़ों का ध्यान देना होता है आपको हीलिंग फेज और पोस्ट हीलिंग फेज में। तो अगर मैं आइडियल डोनर एरिया की बात करूं तो जो बैक ऑफ द स्कैल्प होता है वो हमारा आइडियल डोनर एरिया होता है। अगर मैं एडिशनल डोनर एरिया की बात करूं तो बियर्ड या बॉडी हेयर हो सकता है, पर इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा हमारे स्कैल्प डोनर एरिया के बारे में और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका ध्यान दे सकते हैं। तो जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डे 0 जब हमने यहाँ से हेयर ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, इसके ऊपर हम एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का कोट करके एक ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, जो कि हम 2 से 3 दिन के बाद हटाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ड्यूरेशन के लिए हमें ड्रेसिंग को रखना है। नाउ जब आप ड्रेसिंग रिमूव करवाने के लिए आते हैं तो हम ड्रेसिंग को हटाते हैं, इस पूरे एरिया को सलाइन स्प्रे से क्लीन करते हैं और हम आपको अलाउ करते हैं कि आप इसे खुला छोड़ें और टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाते रहें। जो ये एरिया होता है इस पे धीरे धीरे स्कैब्स बन जाते हैं, जो कि हेड वॉश शुरू होने के बाद से धीरे धीरे गिरने शुरू होते हैं। इस दौरान वुंड कॉन्ट्रैक्चर भी होता है, तो जो आपके हीलिंग जोन्स हैं, जो सिलिंड्रिकल वुंड्स बने हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगते हैं। लगभग 3 हफ्ते में आपकी इनिशियल हीलिंग पूरी हो जाती है और थोड़ी बहुत रेडनेस इस एरिया में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जो आपके हेयर हैं वो भी लंबे होने शुरू हो चुके होते हैं, तो इन एरिया में विजिबिलिटी जो स्किन की या स्कैल्प की होती है वो काफी कम होती है। अगर मैं FUT के बारे में बताऊं तो FUT में क्योंकि हम एक स्किन का पैच लेते हैं और हम इस एरिया को सूचर की मदद से क्लोज कर देते हैं, जनरली इन बिटवीन 8th to 10th डे हम इन सूचर्स को रिमूव करते हैं। और क्योंकि हम ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करते हैं डोनर एरिया की, तो जो हमारा स्कार लाइन होता है उससे भी जो हमारे बचे हुए फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं और स्कार की विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अगर मैं 3 हफ्ते से 3 महीने की बात करूं तो जनरली इस एरिया की रेडनेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है और किसी भी तरीके का आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट या सीरम नहीं लगाना होता है इस एरिया में। ऑल्दो कुछ एक केसेस में हमें शॉक लॉस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आइसोलेटेड लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, पर ये बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए। मैं सुझाव अपने सारे पेशेंट्स को देता हूं कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है तो अपने जो डोनर एरिया है उनको बहुत ज़्यादा छोटे या ज़ीरो कट ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से पोस्ट ट्रांसप्लांट थोड़ी बहुत स्कारिंग विजिबल हो जाए और जो कि आपको एक अच्छा लुक ना दे। ऐसे केसेस में यदि आपको छोटे बाल रखने हैं तो आप 1 या 2 नंबर से अपने हेयर को ट्रिम करवाएं, ताकि आपकी एक नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे और स्कार्स फिजिकली अपीयर ना हो एट द बैक ऑफ द स्कैल्प। अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिस की बात करूं हेयर ट्रांसप्लांट डोनर एरिया की, तो जिस तरह से आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर का ध्यान रखते हैं उसी तरह से आपको डोनर एरिया का भी ध्यान देना होता है। जनरल लाइफस्टाइल में आप अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें, रिच प्रोटीन डाइट लें, कोई भी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज ना हो जिससे कि हीलिंग डिले हो, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल। यदि आप स्मोकिंग या अल्कोहल करते हैं तो 3 महीने के बाद से इनिशिएट करें, ताकि आपकी इनिशियल हीलिंग पूरी हो चुकी हो। अगर आपके डोनर एरिया से जुड़े और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें और हमारे SB ट्राइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।